Hello everyone, welcome to Learner's Garage. Today I am going to discuss grammar gallery. Okay, this is engaging English series part 4. Okay, in which sentence improvement, export the errors, basic pillars, and some of the phrasal words will be discussed. Okay, so without delaying, let's start the video. Okay. Before proceeding further, I want to make a request to you that please go at the end of this video because this is a very informative video. Okay. Now the first question is, after changing the puncture tire, we could be able to continue our journey journey तो देखा जाए, थोड़ा सा हिंदी बोल लेते हैं. आफ्टर चेंजिंग द पंक्चर टायर मतलब देखिए यहाँ पे एक प्रीपोजिशन है आफ्टर, उसके बाद बिफोर आया है, करेक्ट यूज है, कोई दिक्कत नहीं है. पंक्चर टायर होना चाहिए या पंक्चर टायर होना चाहिए, थोड़ा सा समझिए. यहाँ पे एक पंक्चर जो वर्ड है एक एडजेक्टिव जैसा यूज हुआ है जो कि टायर को मतलब एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है और एडजेक्टिव प्लस नाउन सही यूज होता है. तो यहाँ पे तो पार्ट ए में कोई गड़बड़ है नहीं. वी कुड बी एबल टू, अब कुड के साथ पार्ट बी को छोड़िए, थोड़ा सा कंटिन्यू उसके साथ अगर थोड़ा सा दिमाग लगेगा, कुड के साथ कंटिन्यू V1 कैन के किसी भी फॉर्म के साथ होता है. जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं उनके साथ क्या होता है, V1 यूज होता है. ठीक है, मॉडल के साथ V1 यूज होता है. तो सी भी सही है और डी का तो छोड़िए. बी को आते हैं. कुड जो वर्ड होता है, इरेज कर लेता हूँ. कुड जो वर्ड है यहाँ पे आप लोग जिस कुड को देख रहे हैं इसका क्या मतलब होता है, यह पास्ट टेंस है कैन का पास्ट टेंस है और एक मॉडल वर्ब्स है. और मॉडल वर्ब्स जो कैन है उसका मतलब होता है एबिलिटी और कैपेसिटी को डिनोट करने के लिए कैन या कुड का यूज करते हैं. ओके, यहाँ से देखा जाता है. ऐसे बहुत सारा यूज है कुड का भी, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं. तो यहाँ से देखिए, अगर कुड जो है उसका मतलब क्या होता है, कैन का मतलब होता है बी एबल टू. तो बी एबल टू इसका ऑलरेडी मीनिंग होता है, यहाँ से खुद से एक बी एबल टू दे दिया है, इसका मतलब कि सुपरफ्लुअस यूज है. ग्रामर में इसको सुपरफ्लुअस कहा जाता है. ओके, सो फॉर द टाइमिंग यहाँ पे समझिए कि दो वर्ड जो कि कैन और बी एबल टू पास्ट टेंस में है, तो इसको कुड और बी एबल टू एक साथ यूज नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम होता है. ओके, सो पार्ट बी में आपका पार्ट बी हुआ ना जी, पार्ट बी में आपका एरर हो गया. ओके, तो कुड को या हटा दीजिए. सेंटेंस को दो तरह से आप लोग सही कर सकते हैं, या तो कुड कंटिन्यू हो सकता है, बी एबल टू को इरेज कर दीजिए, या अगर बी एबल टू को रखना है तो वर एबल टू कर दीजिए कुड को हटाकर. ओके, दोनों तरह से सेंटेंस सही हो जाएगा. ओके, ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा. तो इसको याद रखिएगा. ओके, और इसके साथ मॉडल के साथ कभी भी V1 यूज होता है, इसको याद रखिएगा. मॉडल वर्ब्स के साथ V1 यूज होता है. हाँ, इसका पैसिव बनाएगा तो कुड बी करके भिचरी लगा सकता है. ओके, कुड भी ठीक है, भिचरी लगा सकता है पैसिव वॉइस बनाने के लिए. ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लीजिएगा इसको. ओके, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है वही देख लीजिएगा. अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, मोर मैन देन वन वर किल्ड इन द मसार्स. मसार्स मतलब होता है रायट ना, जो दंगा फसाद होता है, जो कि आप लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सुने होंगे. एक तरह से दंगा था 13 अप्रैल 1919 को. तो यहाँ से एक स्ट्रक्चर है, मोर मैन देन वन वर किल्ड. देखिए, सारा खेल स्ट्रक्चर नंबर 1 का है, मतलब पार्ट ए का है. ओके, इसमें 2 स्ट्रक्चर आता है. पहले आइए उसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा. मोर देन वन वर्ड यूज होगा, मोर देन वन, उसके बाद नाउन आएगा, तो नाउन सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर. क्लियर है, मोर देन वन आएगा, नाउन भी सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर. अगर मोर के बाद नाउन आता है तो नाउन हमेशा प्लुरल होगा. मोर के बाद नाउन आता है और देन वन आता है, तब वो नाउन हमेशा प्लुरल होगा और उसके साथ वर्ब भी प्लुरल लगेगा. यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो स्ट्रक्चर नंबर 2 पे सेट है. ओके, तो स्ट्रक्चर नंबर 2 मतलब नाउन जो भी मोर था उसके बाद नाउन जो कि प्लुरल फॉर्म में होगा. ओके, देन आफ्टर देन वन लगाया, उसके बाद वर्ब भी आपको प्लुरल फॉर्म में सेट करना है. तो यहाँ से देखिए, इस क्वेश्चन को देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से. ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे वर्ड सही है. ओके, आप यहाँ पे मैन को कर का स्ट्रक्चर नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ नाउन ऑलरेडी यूज कर चुका है. ओके, तो इसको सही करने के लिए हमको पार्ट ए में जो मैन है उसका प्लुरल मेन बनाना पड़ेगा. मैन का मैंस नहीं होता है ना, याद रखिएगा. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे रेडियस होता है उसका रेडियाई होता है. ठीक है, फंगस का फंगी होता है. ठीक है, अलगी का अलगा होता है. तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं. जैसे गुज है, उसका गिज होता है. फुट का फिट होता है, टूथ का टीथ होता है. तो ऐसे ऐसे वोवेल ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा भी प्लुरल बनाया जाता है, आप लोगों को अगर पता होगा तो पार्ट ए में इसको कर लीजिएगा, इसको प्लुरल बना लीजिएगा. ओके, नाउन एंड नंबर्स इसका क्वेश्चन था. ठीक है, मैन को मेन बनाना था. तो स्ट्रक्चर को ध्यान से माइंड में रखिएगा, इस स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिएगा. नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं. नाउ some students who are late will not be allowed to enter the examination hall. ओके, देखिए सम स्टूडेंट्स, यहाँ पे सम स्टूडेंट्स हु आर लेट, देखिए
कुछ स्टूडेंट जो, देखिए यहाँ पे ना अगर हमको स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करना है और एक यहाँ पे बताना है कि कौन से स्टूडेंट, ठीक है, कौन सा स्टूडेंट एक पार्टिकुलराइज करना है, तो इसको करने के लिए दो स्ट्रक्चर से इसको कर सकते हैं सॉल्व। या तो हम हु की जगह पर दोज लगा दें, क्या लगा दें, सम की जगह पर दोज लगा दें, या यहाँ पे द लगा दें। दी स्टूडेंट्स या दोज स्टूडेंट्स हु आर लेट विल नॉट बी अलाउड टू इंटर द एग्जामिनेशन हॉल। और इंटर के बाद टू नहीं लगता है, याद रखिएगा, इंटर द हॉल, इंटर द एग्जामिनेशन हॉल ऐसे यूज होता है, तो इंटर के बाद डायरेक्ट नाउन आएगा, ठीक है, टू नहीं लगेगा ना, याद रखिएगा। तो देखिएगा यहाँ से बहुत बार ऐसा सेंटेंस दे चुका है, इसीलिए बता रहा हूँ। तो सम की जगह पर आप लोग दोज या दिज द लगा दीजिए सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए, ओके। तो पार्ट ए में का गड़बड़ है, इसको सुधार लीजिएगा। रिप्लेस सम विथ दी, दोज और दी। अच्छा, दीज नहीं होगा ना, दीज नहीं होगा, ओके, दोज होगा। वे सारे स्टूडेंट्स, ओके, वे सारे स्टूडेंट्स। नाउ राइस ऑफ अ बेस्ट क्वालिटी इज अवेलेबल इन द नियर बाई सुपर मार्केट एट 80 रुपीज़ पर के जी। चलिए, राइस ऑफ अ बेस्ट क्वालिटी यहाँ पे बोल रहा है, तो यहाँ पे देखिए इसको समझिएगा। अब लग रहा हो कि बेस्ट के पहले द लगना चाहिए, इज अवेलेबल सही है या नहीं है, ठीक है, नियर बाई सुपर मार्केट क्या गड़बड़ी है, तो आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इस पार्ट ए में गड़बड़ी था, पार्ट ए में क्या गड़बड़ी था कि कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, ध्यान दीजिएगा। द प्लस सुपरलेटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी कि अगर एडजेक्टिव है सुपरलेटिव डिग्री में तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज होता है, ओके। किसका यूज होगा, द का। जैसे इंडिया है द हाईएस्ट रेवेन्यू फ्रॉम द वर्ल्ड, और अगर नाउन के बाद एडजेक्टिव आता है, नाउन के बाद एडजेक्टिव आता है, क्या बोल रहे हैं, नाउन के बाद एडजेक्टिव आता है, तो जनरली आर्टिकल को ओमिट यानी कि छोड़ दिया जाता है, उसको नहीं लगाते हैं। जैसे रेवेन्यू फ्रॉम द वर्ल्ड वाज हाईएस्ट, द हाईएस्ट नहीं, हम हाईएस्ट मतलब बात कर रहे हैं कि रेवेन्यू मतलब एक तरह से रेवेन्यू मतलब समझते हैं ना, राजस्व जो वर्ल्ड से आया वो हाईएस्ट था इंडिया में, तो उसके बाद द नहीं लगाते हम लोग, ठीक है, द नहीं लगाते हैं। तो दो स्ट्रक्चर पर याद रखिएगा, और यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर पे ही सेट है, तो यहाँ पे राइस ऑफ द बेस्ट क्वालिटी इज अवेलेबल, ओके, मतलब सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी अवेलेबल है। तो पार्ट ए में आपका गड़बड़ी हो गया, स्ट्रक्चर देख लीजिएगा उसको, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। चलिए, द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव राइजन एबनॉर्मली। चलिए, बहुत बड़ा एक मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, और इसमें बहुत से लोग गलती करते हैं। देखिए इसमें मिस्टेक क्या करते हैं लोग, जनरली समझते हैं कि द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, हैव लगा देते हैं, सही सेंटेंस है ना, लेकिन नहीं भाई, गड़बड़ है। देखो गड़बड़ कहाँ है, जब कभी भी होता है सब्जेक्ट एक से ज़्यादा वर्ड का मिलकर बना होता है, ठीक है, तो उसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ढूंढते हैं, जिसको सब्जेक्ट वर्ड कहा जाता है। सुने हैं कि नहीं सुने हैं, अगर सब्जेक्ट एक से ज़्यादा वर्ड्स का मिलकर बना होता है तो उसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ढूंढते हैं, जिसको सब्जेक्ट वर्ड कहा जाता है, और उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब को यूज़ करते हैं, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, ओके। तो ध्यान से देखा जाए, द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो इस वर्ड में आपका नाउन जो सब्जेक्ट जो है द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तक है, ओके। तो इस पूरे सेंटेंस में, उस पूरे सेंटेंस में अगर ध्यान से देखिएगा तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ध्यान से थोड़ा सा 1-2 सेकंड पॉज करके सोचिए कि अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं या उसका कॉस्ट की बात कर रहे हैं, हम उसका कॉस्ट की बात कर रहे हैं। और कॉस्ट मतलब किसी चीज़ का प्राइस, ठीक है, जो कि एक सिंगुलर होगा, और सिंगुलर के आधार पर यहाँ पे हैव नहीं हैज होना चाहिए, समझ रहे हैं बात को। और यहाँ पे एक बात और अगर कभी गड़बड़ाई तो याद रखिएगा, प्रीपोजिशन ऑफ है ना, तो प्रीपोजिशन के पहले हमेशा सब्जेक्ट वर्ड होता है, बाद में नहीं होता है, ओके। तो यहाँ से द कॉस्ट एक सिंगुलर नाउन की जैसे एक्ट करेगा, तो उसके लिए यहाँ पे हम वर्ब हैज लगाएंगे, न कि हैव, ओके। तो यहाँ से आपका पार्ट बी में गलती हो गया, ओके, पार्ट बी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। रिप्लेस हैव विथ हैज, चलिए वही लिखा हुआ है, और रीजन क्या था बता दिया मैंने, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, अगर होगा तो फिर से पॉज करके पीछे बैक जाके देख लीजिएगा। राधा थॉट दैट वाज क्वाइट द चीप ड्रेस, ओके। चलिए यहाँ से देखिए क्या गड़बड़ है इसमें, इसको आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है ना, क्वाइट द चीप है तो उसको बनाना है सो अ चीप, सो द चीप, क्वाइट अ चीप, या नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्स, क्या है। तो चलिए इसको देखते हैं यहाँ से। देखिए राधा थॉट दैट वाज अ क्वाइट अ चीप ड्रेस। चलिए यहाँ पे ना क्वाइट के साथ जो वर्ड है क्वाइट मतलब क्या मतलब होता है, बिल्कुल। अब इसके साथ कभी भी डिफिनिट आर्टिकल नहीं लगता है ना, आर्टिकल के साथ डिफिनिट इक्वेट जो वर्ड है उसके साथ आर्टिकल द नहीं लगता है। तो यहाँ से द को हटा के सीधे क्या कर दीजिए, अ लगा दीजिए, ए एन लग सकता है, तो क्वाइट अ चीप ड्रेस होगा।
देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है। देखिए द एडवर्ब है क्वाइट ना। एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब को क्वालिफाई करता है। अच्छा एक बात आप लोग बताइए, जैसे कि एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? किसी नाउन या प्रोनाउन को। अगर एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई हमको कराना है तो उसको कौन क्वालिफाई करेगा बताइए? एक एडजेक्टिव को दूसरा एडजेक्टिव ही क्वालिफाई करता है, समझे? और एक एडवर्ब को दूसरा एडवर्ब भी क्वालिफाई कर सकता है, मतलब एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है एडजेक्टिव, सॉरी अगर गलती बोला तो। क्या बोला? एडवर्ब को भी क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव, ओके, एडजेक्टिव भी करेगा क्वालिफाई, ओके। चलिए, और नाउन प्रोनाउन को तो करता ही है। चलिए, क्वालिफाई करने का काम ठेका ले चुका है एडजेक्टिव, ओके, चाहे वो कोई भी हो या खुद क्यों नहीं हो। हमारे बात समझ में आ रहा है ना? हाँ जी। देखिए स्ट्रक्चर होता है क्वाइट प्लस एडवर्ब होता है, इंडिफिनिट आर्टिकल होता है, उसके बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है। तो इसको देख लीजिएगा, राधा थॉट दैट वाज अ क्वाइट चीप ड्रेस, जो कि पहले भी बता चुका मैं। क्वाइट चीप से इसको रिप्लेस कर दीजिएगा, बाकी एक्सप्रेशन देख लीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 7, और पढ़ते हैं इसको। सीता लाइक हर सिस्टर्स, ध्यान दीजिए, सीता लाइक हर सिस्टर हैव डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश अ न्यू बिजनेस। एक सेकंड के लिए अगर आप लोग इसको देखिएगा तो क्वेश्चन में ऐसे ही कंफ्यूज कर जाइएगा। सीता लाइक्स हर सिस्टर, फटाफट करके इसको सही, गड़बड़ तो यही है, लेकिन गड़बड़ नहीं है, ध्यान से पढ़िए। सीता लाइक हर सिस्टर, बीच में कॉमा है, थोड़ा सा रुकना है, हैव डिसाइडेड टू इस्टेब्लिश अ न्यू बिजनेस। अगर ध्यान से देखा जाए तो बोलना चाह रहा है कि सीता अपनी बहनों की तरह, सीता अपने बहनों की तरह क्या करना चाहती है? एक बिजनेस को क्या करना चाहती है? इस्टेब्लिश करना चाहती है, ठीक है, डिसाइड की है करने के लिए। यहाँ से गड़बड़ क्या है? अगर ध्यान दीजिए, कुछ कुछ वर्ड्स होता है, जैसे कि विथ होता है, लाइक होता है, ठीक है, एलोंग विथ होता है, टुगेदर विथ होता है। तो ये सब के बाद जो नाउन आता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं होता है, फर्स्ट के अकॉर्डिंग होता है। अगर आप लोग को थोड़ा सा याद हो तो, जैसे आई एलोंग विथ माई फादर, इज गोइंग या एम गोइंग, सुनने में अटपटा लग सकता है, लेकिन वहाँ पे एम गोइंग होना चाहिए था, क्योंकि मैं अपने पिता के साथ बाजार जा रहा हूँ। हिंदी से ट्रांसलेशन कर लीजिए अगर भारत से बिलोंग करते हैं तो, मैं अपने पिता के साथ बाजार जा रहा है या हूँ होना चाहिए, ठीक है। तो एलोंग विथ, टुगेदर विथ का मीनिंग होता है के साथ, लाइक मतलब के जैसा। तो ये सब जो वर्ड्स होता है ना, इसके पहले वाले जो नाउन होता है वर्ब उसके अकॉर्डिंग आता है, ओके। तो सीता से यहाँ से देखिएगा तो हैव लगा दिया, तो सीता एक सिंगुलर नाउन है, तो हैव ना होकर यहाँ पे हैज होना चाहिए था। बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई तो देखिए नेक्स्ट, हैज डिसाइड होना चाहिए पार्ट बी में, और हैज बिन तो होना नहीं है, देख लीजिएगा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। व्हेन अ कंजक्शन ज्वाइंस टू सब्जेक्ट द वर्ब फॉलोज द फर्स्ट सब्जेक्ट, यानी कि फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। जैसे में बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, विथ, अलॉन्ग विथ, एज वेल एज, हेल्ड बाय, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, ये सारे आप लोग देखिएगा अगर कंजक्शन है तो वर्ब हमेशा फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगा। जैसे सीता लाइक हर सिस्टर था, हैज लग गया, डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश न्यू बिजनेस, बिल्कुल सही सेंटेंस है, ओके, जो कि वही सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को मूव करते हैं। टायर्ड इन बीइंग हरास्ड बाई माई बैचमेट्स आई फाइनली डिसाइडेड टू कॉल माई टीचर। चलिए, मतलब उसके बैचमेट बहुत उसको हरास मत करते थे, जिसके चलते उसको अब टीचर को कांटेक्ट करना पड़ा, डिसाइड किया हुआ कि टीचर को अब बोल देना है हमको। तो इसमें गड़बड़ क्या है? ऑफ बीइंग हरास्ड, ऑन बीइंग हरास्ड, या फ्रॉम बीइंग हरास्ड। देखिए कुछ कुछ ना एक वर्ड होता है, ठीक है, इंग्लिश में कुछ कुछ वर्ड्स होता है जिसके बाद एक सर्टेन प्रीपोजिशन लगता है, और उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है, उसको आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है, बार प्रैक्टिस से याद कर सकते हैं। और ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइएगा तो आपको पता चल ही जाएगा, ओके, कि किसके साथ किसका होता है। सब नहीं पढ़ना होता भाई, जो बार बार रिपीटेडली आता है बस उसी को पढ़ना होता है। तो देखिएगा ना, तो टायर्ड के बाद ऑफ होता है, क्या होता है? टायर्ड के बाद प्रीपोजिशन ऑफ आता है। तो यहाँ टायर्ड ऑफ बीइंग ही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, यानी कि जो ऑप्शन ए है यह करेक्ट रिप्लेसमेंट कर सकता है इस सेंटेंस का, ओके। तो टायर्ड इन बीइंग हरास्ड नहीं होगा, टायर्ड ऑफ बीइंग हरास्ड होगा। और हरास जो वर्ड है, ठीक है, इसका स्पेलिंग भी याद रखिएगा, HARASS होता है। क्यों? क्योंकि आप लोग वोकैब अगर पढ़िएगा ना तो वहाँ पे आपको गड़बड़ा देगा, इसमें RRAS कर देगा, RRA सिर्फ एस कर देगा, तो कन्फ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको देख लीजिएगा कि इसमें HARAS करेक्ट वर्ड है, ठीक है, जिसको याद रखिएगा। पूछ दिया जाता है हरास। जैसे टायर्ड होता है, फेयर्ड होता है, या सिक ऑफ होता है, तीन को देखिएगा वर्ड है, उसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, ओके। नाउ मेनी पीपल हैव अ हाई ओपिनियन ऑफ देयर MLA, क्या गड़बड़ है इसमें? मेनी पीपल हैव अ हाई ओपिनियन ऑफ देयर MLA, हैव अ हाई ओपिनियन ऑन नो सब्स्टिट्यूशन, या आर हैविंग अ ओपिनियन ऑफ। चलिए देखिए सब सही है इसमें, ठीक है, मेनी पीपल के साथ हैव लगना चाहिए, बिल्कुल सही यूज है, कोई दिक्कत नहीं है। पीपल एक प्लूरल नाउन के जैसा ऐड करता है। पीपल मतलब ग्रुप ऑफ मेन या वुमेन, उसी को हम लोग पीपल बोलेंगे ना भाई।
तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की कोई आवश्यकता ही नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ओपिनियन के बाद ऑफ आता है, ओपिनियन ऑफ समथिंग, ओके, और समवन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। आवर न्यू क्लास टीचर्स परफॉर्मेंस हैव बीन प्रेज्ड बाय ऑल दी स्टूडेंट्स। देखिए सेंटेंस देखने में बड़ा थोड़ा सा इजी टाइप से है, ठीक है। अगर थोड़ा सा देखिएगा, आवर न्यू क्लास टीचर्स परफॉर्मेंस, या टीचर्स को देख घबराइए मत, टीचर्स को देखकर घबराइए मत, टीचर का परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। तो एक टीचर्स का परफॉर्मेंस क्या होता है? परफॉर्मेंस एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, किसी का परफॉर्मेंस एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसके आधार पर वर्ब सिमिलर होना चाहिए था, जो कि हैव लिखा हुआ है तो इसको हैज मांगता है। तो पार्ट नंबर जो हैज बीन प्रेज था, ये प्रेज बिल्कुल सही है, किसी के द्वारा प्रशंसा किया जाना, यानी कि पैसिव वॉइस में इस सेंटेंस है, तो इसको पैसिव वॉइस में बना दिया गया है, जो कि होता है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस V3 होगा, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है ना, सेंटेंस है। तो यहाँ पे हैव प्रेज्ड ना होकर हैज प्रेज इसको कर दीजिएगा, सही हो जाएगा। प्रेज मैंने प्रशंसा करना, टू एडमायर समवन। तो चलिए हो गया क्वेश्चन 10, यही दिखा होगा, परफॉर्मेंस सिंगुलर इन नेचर होता है, तो देख लीजिएगा। 11 to 15 आपको क्वेश्चंस में क्या करना है, फिलर्स है, ठीक है, यानी कि करेक्ट वर्ड को भरना है। द एनिमल्स मस्ट देमसेल्व्स टू देयर सराउंडिंग, क्या एडज्योर, एडेप्ट, एडोप्ट या एडेप्ट। देखिए बाकी सबका मीनिंग तो हम देख लेंगे यहाँ पे आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग समझिएगा कि यहाँ पे किया क्या गया है, एनिमल्स को अपने आप को क्या करना होता है, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ढालना होता है अपने आप को, अगर जिंदा रहना चाहता है तो, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है वाइप आउट। वाइप आउट, वाइप आउट का मतलब होता है विलुप्त हो जाना, ओके। वाइप आउट का मतलब होता है विलुप्त हो जाना। जैसे कि डायनासोर्स वगैरह के बारे में आप लोग सुने होंगे, बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि जो हीट बढ़ा था उसके चलते उन लोग विलुप्त हो गया था। दूसरा थ्योरी कहता है कि बहुत सारा उल्कापिंड वगैरह पृथ्वी पर टकरा कर जिस चलते उनकी मृत्यु हो गई थी। थ्योरी जो भी हो, वर्ड वाइप्ड आउट इंपॉर्टेंट है। ऐसे वाइप मतलब पोछना होता है, पोछना, सुन ना, वाइपर आप लोग ना सुने होंगे, गाड़ी में होता रहता होगा आप लोग का वाइपर, ओके, तो वही है पोछना। तो वाइपर मतलब सफा चट कर देना किसी को, ओके, ठीक है, वहाँ से उसका अस्तित्व समाप्त हो जाना। तो यहाँ से एडेप्ट वर्ड जाएगा, एडेप्ट होता है, एडेप्ट, ADAPT, एडेप्ट। आप लोग वर्ड सुने होंगे, एडेप्टेशन सुने होंगे, कि जो जीव अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को एडेप्ट कर लेता है, ठीक है, उसको एडेप्टेशन कहते हैं। तो एडेप्ट वर्ड सही हो जाएगा, जू को अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग उन लोग को एडेप्ट करना होता है, तो ऑप्शन डी सही हुआ, ओके। यहाँ से देख लीजिएगा सारा वर्ड जो है, जैसे एडज्योर, एडज्योर मतलब होता है रिक्वेस्ट या अर्ज करना किसी को, मतलब ज़्यादा निवेदन करना। एडप्ट मतलब स्किल होता है ना, जिसको आप प्रोफिशिएंट बोल सकते हैं, गुनी। एडोप्ट मतलब होता है मेक ऑन, मतलब उसको अपनाना, और एडेप्ट मतलब होता है एडजस्ट या मैनेज, मतलब अपने आप को मैनेज करना, ठीक है, किसी के अकॉर्डिंग, ओके। जैसे बाउंडर आना है, तो जैसे आप किसी ऑफिस में गए, ठीक है, तो आपको ऑफिस के रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको एडेप्ट होना पड़ेगा। 10 बजे उठना जाना पड़ेगा, तो उसके लिए बहुत पहले आपको उठना पड़ेगा। अगर 10 बजे उठने का होगा तब 7-8 बजे तो उठना पड़ेगा, तभी जाओगे, यानी कि अपने आप को एडेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है, क्या है, द बेबी बर्ड वाज डैश बाई इट्स मदर, रिनाउंस्ड, थ्रोन, अबेंडेंड या सेक्रीफाइस्ड। चलिए देखते हैं सारा वर्ड्स का मीनिंग, उसके बाद फिर से यहाँ से लौट करते हैं। देखिए अबेंडन मतलब होता है डिजर्ट या लीव कर देना, छोड़ देना। सेक्रीफाइस मतलब ऑफर या किल करना। देखिए जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि सेक्रीफाइस कर देना, अपने आप को बलि चढ़ा देना किसी के लिए, जैसे ऑफर या किल। थ्रोन मतलब प्रोपेल करना होता है, वहीं से निकाल देना, फेंक देना। और रिनाउंस मतलब होता है क्या चीज, फॉर्मली अनाउंस वंस अबेंडमेंट ऑफ, ठीक है, राइट ऑफ पोसेशन, यानी किस चीज़ को आप छोड़ दिए। जैसे आप रिनाउंस किसी संपत्ति वगैरह होता है, याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन आ चुका है ना, अभी माइंड में हिट किया। रिनाउंस जो राइट या पोसेशन, अपना जो धन संपत्ति है उसको आप लोग रिनाउंस कर सकते हैं। जैसे अपने भाई के लिए अपने संपत्ति को लीव नहीं कर दिए, थ्रोन नहीं कर दिए, सेक्रीफाइस नहीं कर दिए, उसके लिए सही वर्ड रिनाउंस होना चाहिए था। अगर सेंटेंस आएगा कि संपत्ति को उसने भाई, अपने जो संपत्ति अपने भाई के लिए क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो वर्ड आप लोग रिनाउंस लगाइएगा, क्लियर। तो चलिए राइट या पोसेशन को अगर छोड़ देता है तो रिनाउंस वर्ड होता है। यहाँ से हम लोग का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, ठीक है, यानी कि अबेंडन, ठीक है, अबेंडन मतलब डेजर्ट और लिव, DACRT, डेजर्ट और लिव, ठीक है, लिव दोनों। अच्छा एक वर्ड बताइएगा, DE, एक वर्ड लिखता हूँ यहाँ पे, DEAACRT, DEACRT का क्या मीनिंग होता है बताइएगा जरा, DEACRT एग्जाम में आ चुका है ना, तो बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ नहीं है, ओके। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि द गवर्नमेंट हैज़ नॉट गिवन इट्स डैश टू कंडक्ट रैली इन दिस एरिया। क्या होगा, गवर्नमेंट क्या देता है, गवर्नमेंट के अनुसार इट लगेगा, याद रखिएगा। कभी कभी ना क्वेश्चन में देर आ चुका है, जो माइंड में हिट करता है, जो क्वेश्चन आ सकता है उस चीज़ को डिस्कस कर देता है। गवर्नमेंट एक सिंगुलर नाउन है, क्या होता है, सिंगुलर नाउन,
उसके अनुसार भर भी सिंगुलर आना चाहिए था और पोसेसिव जो केस होता है वो भी सिंगुलर आना चाहिए। देखो हैज लगाया है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन इस पर आ चुका है, इसको याद रखिएगा। गिवन इट्स क्या, रिक्वेस्ट, प्रोजेक्शन, कंप्लायंस या कंसेंट। सही आंसर कंसेंट होगा। कंसेंट मतलब होता है सहमति देना। ओके, कंसेंट मतलब सहमति देना। बाकी वर्ड्स है उसका मीनिंग आप लोग देख लीजिए। कंसेंट मतलब होता है गिव परमिशन टू। कंप्लायंस मतलब होता है कंप्लाई विथ अ कमांड, मतलब किसी रूल के अकॉर्डिंग जो है से अपने आप को मतलब ढालना, कंप्लाई करना, उसके हेल्प करना। तो और प्रोजेक्शन मतलब होता है स्पेशल में किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करना, प्रमोशन करना। ठीक है, चलिए तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर आपका डी हो गया। कंसेंट मतलब सहमति देना, देख लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। माई सिस्टर वॉज एंग्री विथ मी। चलिए एक वर्ड है ना एंग्री, एंग्री गलती लिखा है ना, देखिए एंग्री विथ मी, तो एंग्री के साथ प्रीपोजिशन एट भी लगता है। देखिए वर्ड आया तो बता दे रहा हूँ, एट भी लगता है और विथ भी लगता है। अब कहाँ कहाँ लगता है, देखिए जब एंग्री किसी पर्सन के साथ होना होगा तो एंग्री विथ अ पर्सन होगा। तो यहाँ पे देखिए एंग्री है, विथ है और एक पर्सन है। मी किसके लिए यूज होगा, जानवर के लिए तो यूज होता नहीं है, आदमी के लिए होता है। तो एंग्री विथ अ पर्सन, और अगर किसी पर्सन के बिहेवियर से आप गुस्सा हैं तब जाके एट लगाइएगा। जैसे आई एम एंग्री विथ यू बट आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर। बात समझ में आ रही है, एंग्री के साथ एट और विथ दोनों लगेगा। सिर्फ पर्सन पूछेगा तो विथ लगाइएगा, और सिर्फ पर्सन के किसी पर्सन के बिहेवियर से आप लोग जो हैं एंग्री हैं तो जो है से क्या लगाइएगा, एट लगाइएगा। और आदमी से नफरत नहीं करना चाहिए, उसके बिहेवियर से नफरत करना चाहिए। ठीक है, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है, उसका कैरेक्टर बुरा होता है, तो कोशिश करो कि उसको सुधार दो। राम जी का तो यही कॉन्सेप्ट है। तो एंग्री एट सम बिहेवियर होता है और एंग्री विथ अ पर्सन होता है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, सेड और टोड, स्प्लिट या डैमेज्ड। देखिए क्यों गुस्सा हो गया था, माई सिस्टर वाज एंग्री विथ मी बिकॉज आई सेड, टोल्ड, स्प्लिट या डैमेज्ड। देखिए सबका मीनिंग लगभग मिलता जुलता है। देखिए जो सारा होता है ना, सेड, स्प्लिट, टोर मतलब होता है ब्रेक इनटू पीसेस, यानी कि तोड़ तोड़ कर तकड़े तकड़े कर देना। तो यहाँ वैसा कुछ मीनिंग जा नहीं रहा है। ठीक है, डैमेज कर देना और मतलब किसी चीज़ को थोड़ा सा खराब कर देना। स्टेपलर होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर किया होगा तो काम नहीं कर रहा होगा, यानी कि डैमेज कर दिया उसको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगा सकते हैं आप लोग। ओके, चलिए डैमेज कर दिया तो ये सही है। बाकी एंग्री वाला कॉन्सेप्ट हुआ, याद रखिएगा। ठीक ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, डोंट वरी आई विल बी देयर। चलिए इनसाइड, विद इन, इनसाइड ऑफ या नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है, यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं भराएगा। बताइए क्या होगा इनसाइड। देखिए एक वर्ड होता है विथ और एक होता है इन और एक होता है विद इन, यही दो का लफड़ा आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन आएगा। इन तो मैंने यहाँ पे दिया नहीं था, इनसाइड ऑफ है तो बाकी नहीं होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर विद इन होगा। विद इन क्यों होगा, एक्सप्रेशन देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। जब बोलता है इन, जैसे कि आई विल रिटर्न इन 10 मिनट, तो हो सकता है कि 10 मिनट या 11 मिनट तक भी आ जाए। लेकिन अगर विद इन 10 मिनट बोल दिया तो इसका मतलब है कि जो बोल रहा है और उसको विद इन का मीनिंग पता है, इसका मतलब उसको 10 मिनट के अंदर आ जाना है, 10 क्रॉस नहीं करेगा। विद इन का मतलब वही होता है बाउंड्री के अंदर। ठीक है, उसके अंदर ही होता है विद इन, और इन मतलब बाउंड्री के बाहर भी जा सकता है। तो यहाँ से करेक्ट हो गया विद इन हाफ एन आवर। तो विद इन अ पार्टिकुलर टाइम और स्पेस, और कोई जरूरी नहीं है ठीक ना कि टाइम में, स्पेस में भी, कि विद इन सर्कल ही तुमको बनाना है, तो इसके अंदर बाहर नहीं निकलना है आपको। ठीक है, चलिए क्विकली डैश द बस, इट इज़ रेडी टू लीव। चलिए अब फ्रेजल वर्ब्स आ गया है। फ्रेजल वर्ब्स के बारे में लफड़ा झपड़ा जाता तो होता नहीं होगा। फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन होता है, जिससे कि ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। और यहाँ से इसको देखा जाए तो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन में जो वर्ड्स होते हैं, यानी कि फ्रेजल वर्ब्स में जो वर्ड्स होते हैं, उन लोग का गेट मतलब क्या होता है, गेट मतलब उठना गेट रेडी वगैरह से तो मीनिंग होता नहीं है, पाना। ठीक है, ऐसे कुछ होता है, और गेट अप मैंने उठना होता है। तो गेट मैंने क्या होता है, पाना। तो इन पाना ऐसे देखिएगा ना मीनिंग अलग तोड़ के, तो उसका समझ नहीं पाइएगा। फ्रेजल वर्ब का मीनिंग दोनों से चेंज हो जाता है, यानी कि बात समझे, दूध और दही मट्ठा मिला दीजिए, एक नया चीज़ बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ होता है। तो गेट इन, गेट अराउंड, गेट आउट और गेट ऑफ। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिए। क्विकली डैश द बस, इट इज़ रेडी टू लीव। बस छूटने वाला है, तो छूटने वाला होता है यानी कि तुम जल्दी से चढ़ो ना, मीनिंग समझ रहे हो, जल्दी से छूटने वाला है, इसका मतलब चढ़ जाओ। तो गेट इन तो नहीं होगा, गेट अराउंड नहीं होगा, गेट ऑफ तो नहीं होगा, या गेट आउट तो नहीं होगा। अगर आप लोग कुछ कुछ का मीनिंग जानते होंगे, जैसे गेट आउट का मतलब तो जानते हैं, तो ये ऑप्शन तो हुआ नहीं। बाहर निकल जाओगा, बस जैसे छूटने वाला है तो किसी को डांट कर तो ऐसा बोलेंगे नहीं, जल्दी से बाहर निकल जाओ, उसको खुद पता होगा।
हम यहाँ पे मीनिंग देना चाह रहे हैं कि जल्दी से आ जाओ, गाड़ी जाने वाली है। तो इसके लिए क्या होगा, गेट इन वर्ड हो जाएगा। क्या हो गया, गेट इन। फिर से थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। क्या वर्ड होना चाहिए, गेट इन। क्विकली गेट इन द बस, ठीक है। इट इज़ रेडी टू लीव, मतलब चलने वाली है, चलने के लिए अब तैयार है, जल्दी से आ जाओ। ध्यान देखिएगा, बस चल नहीं रही थी, चल के रुका नहीं था, जाने वाली थी। अब जाने वाली है तो किसी को उतरने के लिए क्या बोलोगे, बात समझ में आ रही है ना, चढ़ने के लिए बोलोगे भाई जल्दी से आ जाओ, बस अब छूटने वाली है। बाकी गेट इन हो गया। गेट आउट मतलब जानते हो किसी को बाहर धक्का देकर निकाल देना। गेट ऑफ मतलब आप लोग फ्री फायर खेलते हैं, आदि नहीं है लेकिन हम भी खेलते हैं। तो फ्री फायर अगर खेले होंगे तो वहाँ पे गेट ऑफ एक वर्ड होता है। जब गाड़ी होता है ड्राइव रहता है, और जब गाड़ी में ड्राइव आप लोग करिएगा ना तो उसके बाद लिखेगा गेट ऑफ, मतलब बाहर निकलिए। तो गेट ऑफ मतलब किसी से बाहर निकलना होता है, ठीक है, मतलब उतर जाना यहाँ से। तो गेट ऑफ हो गया इसका मीनिंग। बाकी गेट आउट हो गया। बाकी गेट राउंड का मीनिंग देख लेते हैं अगला स्लाइड में। देख लीजिए बाकी सबका लिखा हुआ है, सब चीज़ लिख दिया हुआ। बेस्ट बात यही है कि सब चीज़ का लिखा हुआ है यहाँ पे, आप लोग पॉज करके देख सकते हैं। गेट इन मतलब बोर्ड मतलब सवार होना। गेट आउट मतलब किसी को बाहर भेज देना। गेट आउट मतलब काजुअल या परसूट, किसी को राजी करना होता है ना। काजुअल जो वर्ड है उसका मतलब होता है किसी को राजी करना, मनाना, ठीक है। और गेट अप मतलब होता है बाहर निकलना, ठीक है। तो सारा का मीनिंग हो गया। वहाँ पे गेट ऑफ हुआ था, गेट ऑफ था नहीं, गेट इन था, मतलब सवार हो जाना, क्योंकि वहाँ मीनिंग जा रहा था कि अंदर आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, माई होल कंट्री डैश अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ फूड थ्रू आउट द ईयर। तो मेरा जो पूरा देश है डैश एक पार्टिकुलर टाइप का फूड को खाता है होल ईयर। लिव ऑन, लिव थ्रू, लिव ऑफ या लिव अप टू, क्या होगा। देखिए जब किसी चीज़ पर हम डिपेंडेंट रहते हैं ना तो वहाँ पर हम लिव ऑन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, द होल कंट्री लिव ऑन, ठीक है। लिव ऑन मतलब किसी पर डिपेंड होना, पार्टिकुलर टाइप ऑफ फूड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे लिव ऑफ है। अच्छा हाँ जी, तो लिव ऑन नहीं होना चाहिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए था। इरेज करता हूँ इसको, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे लिव ऑन होना चाहिए, यहाँ पे लिव ऑफ होना चाहिए। लिव ऑन मतलब क्या होता है, मीनिंग सबका देख लेता हूँ फ्रेजल वर्ब्स का थोड़ा बहुत। चलिए, लिव थ्रू का मतलब टू टॉलरेट द बैड सिचुएशन। लिव थ्रू मतलब किसी बुरी परिस्थिति को सहना। लिव ऑफ मतलब होता है टू लिव अ पार्टिकुलर फूड, ठीक है। तो लिव ऑन अ पार्टिकुलर फूड, लिव ऑफ मतलब होता है किसी पार्टिकुलर फूड पर होना, ठीक है। और लिव ऑन मतलब डिपेंड ऑन होता है। और लिव ऑफ टू मतलब टू अचीव एक्सपेक्टेड गोल, यानी कि जो गोल आप अचीव करना चाहते हैं उसको अचीव कर चुके हैं तो आप लिव ऑफ टू हो गए, ठीक है। तो देखिए पता है यहाँ पे मैं कन्फ्यूज मेरा क्या हुआ, क्योंकि देखिए जो वर्ड्स है ना लिव ऑन, ठीक है, उसका मतलब होता है किसी पार्टिकुलर टाइप ऑफ फूड पर ही रहना, ठीक है। और लिव ऑफ मतलब होता है क्या होता है, टू लिव ऑन अ पार्टिकुलर फूड, इसलिए कन्फ्यूजन हो गया था। तो चलिए क्या हो गया यहाँ पे, लिव ऑफ हो गया। लिव ऑफ मतलब होता है टू लिव अ पार्टिकुलर फूड, टू लिव ऑन अ पार्टिकुलर फूड। अच्छा देखिए लिव ऑन का मतलब ही होता है डिपेंड ऑन, ठीक है। लेकिन जब कोई पार्टिकुलर चीज़ पर हम लोग करते हैं, यहाँ पे ना थोड़ा सा ऑप्शन हमको गड़बड़ लग रहा है। इसको स्लाइड को बनाने में लिव ऑन भी सही हो सकता था और लिव ऑफ भी सही हो सकता था। अगर पार्टिकुलर टाइप ऑफ फूड हम हटा दें, ठीक है, तो वहाँ पे लिव ऑन हो जाता, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आप लोग यही लगाइए, लिव ऑन, ओके। यहाँ पे लिव ऑन ही चलेगा, ओके। तो स्लाइड बनाने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है, यहाँ पे मिलता जुलता लग गया, क्योंकि लिव ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन, लिव ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन, और लिव ऑफ का मतलब होता है टू लिव ऑन अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग, ओके। तो थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे, दोनों में सिमिलरिटी है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। तो इसको आप लोग करेक्ट ऑप्शन यही को लगाइए, टू द माई होल कंट्री डिपेंड ऑन, ठीक है, डिपेंड ऑन ही सही होगा, सही बोला था मैंने इनिशियल में। लिव ऑन अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ फूड थ्रू आउट द ईयर, ओके। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट स्लाइड को मूव करते हैं। ही डैश everyone who does not belong to his caste, look into, look down upon, look forward to, look into बार बार दो बार हो गया। देखिए लुक आउट और लुक ओवर, ओके। तो चलिए देख लेते हैं बाकी सबका मीनिंग यहाँ से। देखिए लुक इनटू मतलब होता है इन्वेस्टिगेट, यानी कि किसी में जांच पड़ताल करना। लुक डाउन अपन मतलब इन्फेरियर, मतलब किसी को हे दृष्टि से देखना, ओके। लुक फॉरवर्ड टू मतलब होता है किसी से कुछ मतलब आशा रखना, एंटिसिपेट समथिंग, ओके, मतलब कुछ आशा रखना, एंटिसिपेट मैंने आशा रखना होता है। लुक इनटू मतलब इन्वेस्टिगेट, देखिए दो बार हो गया है, यहाँ भी दो बार हो गया है। लुकआउट मतलब होता है टू ट्राई टू फाइंड, लुकआउट होता है ना कि खोजना, जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि लुकआउट, ठीक है, कि कुछ को लुकआउट कर दिए, यानी कि खोजना, खोजबीन करना, ठीक है, लुकआउट नोटिस होता है।
और लुक ओवर मतलब होता है एग्जामिन, ठीक है, मतलब किसी को जांच पड़ताल करना, इसका मीनिंग वही होता है, तो लुक ओवर। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लुक डाउन अपॉन, मतलब जो उसका कास्ट से बिलोंग नहीं करता उसको क्या समझता है वो? हेयर जिसे देखता है, यानी कि इन्फीरियर समझता है। तो करेक्ट आंसर हो गया बी, लुक डाउन अपॉन। बाकी सबका मीनिंग देख लीजिएगा। तो सो दिस वाज द कंप्लीट ग्रामर गैलरी पार्ट 4। ओके, सो बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। और एक इंपॉर्टेंट मतलब जानकारी है, अब जो इस तरह का जो ग्रामर गैलरी है उसमें पार्टिकुलर टाइप का सेक्शन को डिस्कस किया जाएगा, यानी कि अगर मैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट उठाऊंगा तो वहाँ 10-15 क्वेश्चन उसका डिस्कस कर दूंगा एक ही दिन। और अगर मैं नरेशन को उठाता हूँ तो उससे 10-15 क्वेश्चन, पैसिव वॉइस उठाता हूँ तो उससे 15 क्वेश्चन, मतलब इसी तरह से अब आगे बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा मतलब हमको भी खोजने में, लुकअप करने में बहुत सारा टाइम मतलब चला जाता है और ज़्यादा मेरे पास समय होता नहीं है। ओके, इसलिए तो वीडियो रेगुलर आ नहीं पाता है। ओके, तो बाकी आप लोग देखिएगा नेक्स्ट पार्ट आप लोग का जो चेंज होगा वो मिल जाएगा वीडियो। बाकी आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी वीडियो को फॉरवर्ड करते रहिए। इंपॉर्टेंट जानकारी हो और अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर देके जाइएगा। ओके, सो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए